हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम बोर का परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल व रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया है और विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति व कणीय प्रकृति के बारे में भी पढ़ लिया है। जिन कैंडिडेट ने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, आप पिछले वीडियोज जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया। तो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि बोर के परमाणु मॉडल का आधार क्या था। तो बोर के परमाणु मॉडल का आधार था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता क्या है? बोर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा, कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षा या ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। तो ये जो दो अभिग्रहित हैं वो हम लिख लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत कर लो, या यहां पर हम मॉडल कर लेते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये रदरफोर्ड ने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में ये बाउंडेड कर रहा है। चक्कर लगाते हैं। इन वर्ताकार कक्षाओं को क्या कहते हैं? जिन्हें कक्षा या कक्ष या एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये जो एनर्जी लेवल है, इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी लेवल है, यानी जो कक्षा है जिसको कोश भी बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी किसने दी थी? बोर ने। यदि एन यानी कक्षा की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो कक्षा कौन सी होगी? एन अगर 1 है तो कक्षा के, 2 है तो एल, 3 है तो एम, 4 है तो एन और 5 है तो ओ। थर्ड, बोर क्या कहता है? अब देखो, फिर इलेक्ट्रॉन को बाउंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग
H/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यानी कोणीय संवेग होता है mvr, ये बराबर होगा n गुणा H/2 पाई। यहां पर n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 सो ऑन। जिस प्रकार रेखीय संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, उसी प्रकार कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण I और W का गुणज होता है। तो जब I और W की वैल्यू I होता है mr² और W होता है v/r, उन दोनों को जब गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा कोणीय संवेग mvr। और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये H/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। और पूर्ण गुणज के लिए हमने एक नंबर लगा दिया n, जहां n की वैल्यू है 1 2 3। अब नंबर 4, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और फिर मैक्सवेल ने कहा कि यदि आवेशित कण लगातार एक ही कक्षा में गति करेगा तो उसको लगातार ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और एक समय के पश्चात वो नाभिक में समा जाना चाहिए। तो बोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तब वे ऊर्जा का ना तो अवशोषण करता है और ना ही उत्सर्जन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यह सिंपल सी बात है कि जब निम्न ऊर्जा स्तर में से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो उच्च ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है, तो कहां से आएगी? अवशोषण से आएगी। और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसको ऊर्जा कम करनी पड़ेगी, और कम कैसे करेगा? वो ऊर्जा का उत्सर्जन करके। तो इसको राइट कर गए हैं, इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का ने तो अवशोषण करता है और ने ही उत्सर्जन करता है। लेकिन कंडीशन आ गई नंबर 1, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण यानी जाना करता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा या करता है। और सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊर्जा कम करनी पड़ेगी तो कैसे करेगा? उत्सर्जन से। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। नंबर 5, अवशोषित
या उत्सर्जित ऊर्जा जो है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा, इसको हम समीकरण से देंगे डेल्टा ई, ये बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। यहां डेल्टा ई क्या है? अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा। E2 उच्च ऊर्जा स्तर, E1 निम्न ऊर्जा स्तर। और हमें यह भी पता है कि जो E है डेल्टा ई, ये किसके बराबर होता है? HV, और ये बराबर हो जाएगा HV की जगह क्या लिख देंगे? C अपॉन लेमडा। ये जो इक्वेशन है इसको बोर का आवर्ती नियम कहते हैं। तो ये क्या है? बोर का आवर्ती नियम, ये भी आप ध्यान रखें। और ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो ऊर्जा है वो प्लांक नियतांक H और आवर्ती V का गुणनफल होता है। और क्योंकि C बराबर V लेमडा होता है तो V की जगह हमने लिख दिया C बटा लेमडा। तो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा उसको हम किस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं? इससे डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। नंबर 6, अब यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह फिक्स मान लें तो रदरफोर्ड वाली दिक्कत हो जाएगी, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो ऐसा क्या बल कार्य कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में गति कर रहा है, ना तो वो बाहर जा रहा है और ना वो अंदर आ रहा है। तो नाभिक के चारों ओर गति कर रहे या गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला दो प्रकार के बल लगते हैं, अभी बात करेंगे। अभिकेंद्रीय बल व अपकेंद्रीय बल। परस्पर संतुलित होते हैं, इसीलिए ना तो वो अंदर जाता है ना बाहर, अपनी कक्षा में वो घूमता है। देखो इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी। मान लो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल लगेंगे। जैसे मान लो ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको एक जगह छोड़ूं तो स्पर्श रेखा की दिशा में आगे जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहां गति कर रहा है तो इस साइड में भागेगा। और एक इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? न्यूक्लियस। तो नाभिक के आकर्षण बल के कारण जो बल लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं अभिकेंद्रीय बल, और स्पर्श रेखा के सापेक्ष जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। तो सपोज करो, माना कि m द्रव्यमान का, हालांकि आप सीधा इसको याद रख सकते हैं लेकिन थोड़ा समझना भी जरूरी है। m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो इस पर दो प्रकार के बल लगेंगे। पहला बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल। और ये बल लगेगा नाभिक के आकर्षण के कारण। सपोज करो नाभिक का आवेश है Ze और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है? E। तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो यहां पर कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो विपरीत आवेशित कण एक दूसरे से अति अल्प दूरी r पर स्थित है तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो ये F है ये समानुपाती होगा नाभिक का आवेश Zd इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश के समानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? इनके बीच की दूरी के वर्ग के, क्योंकि जो ये रेडियस है ये हमने क्या लिए हैं? R।
जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा F बराबर K ZE² अपॉन R²। यहां ZE नाभिक का आवेश और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। सेकंड जो फोर्स यहां पर लगेगा वो है अपकेंद्रीय बल, जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर ले जाएगा, स्पर्श रेखा के सापेक्ष लगेगा। और ये जो अपकेंद्रीय बल है ये हो जाएगा F बराबर mv² बटा r। अब क्योंकि नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में गति करे इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के बराबर होते हैं, संतुलित होते हैं, के को हम एक मान रहे हैं, तो अभिकेंद्रीय बल ZE² बटा r² ये बराबर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल mv² बटा r। तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन बचेगी mv² बराबर ये ZE² बटा r, ZE² बटा r। ये बोर की प्रथम अवधारणा है और ये जो है यहां पर हमने लिखी है ये है बोर की द्वितीय अवधारणा। mvr बराबर NH/2π ये क्या है, बोर की सेकंड अवधारणा। और ये जो भी हमने निकाली है ये है बोर की प्रथम अवधारणा। अब हम इसके बाद बोर की कक्षा में गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, उसका वेग और ऊर्जा की गणना करेंगे। हालांकि आप फॉर्मूला सीधा याद कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो कहां से आई। बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। तो हम ले लेते हैं इसमें बोर कक्षा की त्रिज्या r का परिकलन। एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेगा, आप समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। देखो बोर की एक अवधारणा यह है कि mv² बराबर ZE² बटा r, ये बोर की प्रथम अवधारणा है। एक है mvr बराबर NH/2π, ये हमने दोनों ही अभी निकाली है। अब देखो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, सपोज अगर इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको हमने नाम दे दिया 2, तो यहां से अगर मैं v ज्ञात करना चाहूं तो v बराबर हो जाएगा NH/2π और ये m और r आ जाएंगे इसके नीचे। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में v का मान रखेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, v का मान रख रहे हैं। तो v का मान जब हम रखेंगे तो इक्वेशन अपने एक क्या हो जाएगी, देखो m इंटू, देखो ये v स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लो, n² h² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m² r² बराबर ZE² बटा r। यही है, ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या अपने बचेगा n² h² बटा 4 पाई स्क्वायर m इंटू r और इसके बराबर है ZE²। अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए, तो r चला जाएगा ऊपर और ये ZE² आ जाएगा नीचे। तो r बराबर हो जाएगा n² h² बटा 4 पाई स्क्वायर m, r तो ऊपर चला गया, ZE² आ जाएगा नीचे इंटू ZE²। जब हम यहां पर पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14, h प्लांक नियतांक 6.262 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, m का मान रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम और जो e है इसका मान हम रखेंगे 4.8 इंटू 10⁻10 ESU।
जब इनके हम मान रखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर बराबर आएगा 0.529 इंटू, एक तो यहां बचेगा एन, यहां बचेगा जेड, इंटू एन स्क्वायर बटा जेड, और ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम। ये बोर की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब यहां पर जो एन है ये कक्षा की संख्या है और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी 1 से 2 से 3, वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ेगी, नाभिक इलेक्ट्रॉन से दूर होगा, ये आप ध्यान रखें। सेकंड हम ले रहे हैं बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग v, ये कैसे याद करेंगे, तो ये तो सिंपल है, हम इसी इक्वेशन को वापस ले लेते हैं। तो यहां से अगर मैं r ज्ञात करना चाहूं तो r बराबर क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई तो रहेगा ही, NH अपॉन 2 पाई, और m और v इसके चले जाएंगे नीचे। r ज्ञात करना तो v लिख रहे हैं और v ज्ञात करना तो r लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में r की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन 1 में r का मान रखने पर इक्वेशन 1 है एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर बटा आर, तो आर है NH, बटा का बटा जाएगा ऊपर 2 पाई गुणा एम वी। अब देखो हमें v चाहिए तो ये v से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, m से जाएगा m, तो v क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन NH। जब हम e और h की वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, तो अपने जो v हैं वो v आ जाएगा v बराबर 2.18 इंटू 10 टू पावर 8, यहां बच गया z और यहां बच गया n, इंटू जेड अपॉन एन। ये बोर की कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये जो वेग है ये परमाणु संख्या के समानुपाती है, यानी जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, लेकिन ये कोश या कक्षा के युत क्रमानुपाती है, अर्थात जैसे जैसे कक्षा की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगी। अब नंबर 3 हम ले लेते हैं, चलो यहां ले लेते हैं, बोर की कक्षा में जो गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, यानी टोटल एनर्जी बराबर होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर, प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या है माइनस जेड ई स्क्वायर बटा आर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये एम वी स्क्वायर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो 1/2 जेड ई स्क्वायर बटा आर माइनस जेड ई स्क्वायर बटा आर, यानी माइनस के जेड स्क्वायर, जो माइनस का जेड स्क्वायर है ये तो 1 है, इसमें से हाफ निकालेंगे तो आएगा e बराबर -1/2, हाफ रह जाएगा जेड ई स्क्वायर बटा आर। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू रख देंगे, तो -1/2 इंटू जेड ई स्क्वायर बटा आर, क्या देखो ये अपने पढ़ा, यहां पर हमने कभी r ये रहा, r की वैल्यू रख देंगे n स्क्वायर h स्क्वायर बटा का बटा जाएगा ऊपर 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। तो देखो यहां पर कटने को तो कुछ है नहीं, -2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा z और जेड स्क्वायर ई की पावर 2 और 2 4 इंटू पाई स्क्वायर m, नीचे बचाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। जब हम जब हम e पाई m और h की वैल्यू रख देंगे तो e बराबर आ जाएगा -13.6 इंटू ऊपर जेड स्क्वायर है
डाउन साइड है एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु एनर्जी का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम बोर कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने कुल 3 समीकरण हैं। इस समीकरण से हम बोर की कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इससे हम वेग और इससे क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा। अगर इसको जूल पर परमाणु में हम कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर परमाणु एनर्जी। अब देखो जो ऊर्जा है इसका आगे साइन आया है माइनस का। माइनस का साइन क्या बता रहा है, यदि हम यहां पर एन यानी कक्षा की वैल्यू अनंत रख दें तब ई कितना आएगा, 0। तो अनंत तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ई की वैल्यू जब एन की वैल्यू अनंत से कम होगी तो ई तो नेगेटिव आएगा। ई नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एन की वैल्यू घट रही है, बढ़ने में ये 0 की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे एन यानी कक्षा की संख्या घट रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ आकर्षण बल से जुड़ेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इसीलिए यहां पर ई की वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो इस प्रकार हम बोर की कक्षा की त्रिज्या, उसकी ऊर्जा और वेग का परिकलन कर सकते हैं। हालांकि मैं इस टॉपिक के बाद आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, क्योंकि पहले है रेखीय स्पेक्ट्रम फिर है बोर के मॉडल द्वारा व्याख्या, तो टुकड़ों में पढ़ने के बजाय हम उसको एक साथ पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी। नंबर 1, जैसा कि आपको पता भी है, इसको बोर का परमाणु मॉडल या हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो पहली कमी यह है कि यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से अधिक है तो वहां ये फेल हो जाता है। सेकंड, जब उच्च भेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा, हाइड्रोजन की जो एक स्पेक्ट्रमी रेखा है वो कई रेखाओं का झुंड थी। बोर इसे भी नहीं समझा पाया। स्पेक्ट्रमी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर वह कई भागों में बंट जाती है, यानी जीमान प्रभाव। विद्युत क्षेत्र लगाने पर कई भागों में बंट जाती है, यानी स्टार्क प्रभाव। इसकी व्याख्या भी बोर नहीं करता। इसके अलावा परमाणु के संयोग से अणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है, इसकी व्याख्या भी बोर नहीं करता। तो लिमिटेशन को मैं यहां पर नोट कर देता हूं। सीमाएं, नंबर 1, यह है मॉडल कहो, प्रिंसिपल, सिद्धांत को एक ही बात है, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दें, व्याख्या करता है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु में 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनके लिए यह व्याख्या नहीं करता। नंबर 2, उच्च भेदन क्षमता वाले जो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है उसकी बात कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर ज्ञात हुआ कि एक रेखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, लाइमर बामन पास्सन पढ़ेंगे आगे, कई रेखाओं का झुंड थी। लग तो रहा था एक ही है, लेकिन जब हाई पावर वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो देखा गया कि एक रेखा नहीं है, वो कई रेखाओं का झुंड है। बोर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये क्यों एक से अधिक रेखाओं का झुंड है। नंबर 3, स्पेक्ट्रमी रेखाओं पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो वह कई भागों में बंट जाएगी। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का
चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, जिसको हम जीवान प्रभाव बोलते हैं, वे विद्युत क्षेत्र में विपाटन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार का प्रभाव, की व्याख्या अब और नहीं करता। और लास्ट, किस प्रकार परमाणु के संयोजन से अणु बनते हैं, इसकी व्याख्या भी नहीं करता। तो परमाणु के संयोजन से अणु के निर्माण की व्याख्या नहीं करता। ये कुछ लिमिटेशन है। तो यहां पर हमने बोर के परमाणु मॉडल और इसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम और बोर के मॉडल के आधार पर हम उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन ये लिमिटेशन है कि जो हम लाइनें पढ़ेंगे वो लग तो रहा है कि एक ही लाइन है, लेकिन जब उच्च भेदन क्षमता वाले हाई मैग्नीफाइड स्पेक्ट्रोस्कोप से जब देखा गया तो पता लगा कि एक नहीं, वो जो एक दिख रही है वो कई रेखाओं का झुंड है, उसमें कई लाइनें हैं। इसकी व्याख्या बोर ने नहीं की थी। इसके अलावा जो नोट्स हैं, ये जैसे ही यूनिट पूरी होगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल टॉपर्स केमिस्ट्री पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस शीट भी जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगी मैं आपको डाल दूंगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।